हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का बुक 3 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है हमारा, ठीक है, उसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ठीक है, ये सीबीएसई के बच्चों के लिए वीडियो है और ये क्लास 12 इसके साथ इस बुक 1 और बुक 2 की वीडियोस अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा। और ये बुक 3 यहाँ आज स्टार्ट हुई है और ये बुक 3 भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना इस चैप्टर में वो है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो जैसे ये बहुत ही सिंपल है। इस बार लास्ट ईयर तक इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हुआ करते थे, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने सिलेबस अपडेट किया है। तो इस साल 2 यूनिट इसमें से हटा दिए गए हैं, यूनिट 3 और 4। बस 2 यूनिट बचे हुए हैं, यूनिट 1 और 2, और वो बिल्कुल ही सिंपल है और ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक परमानेंट सेटलमेंट। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन 1793 बाय लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, ये 1793 में बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, ये नाम याद रखना। इसके अंदर क्या हुआ था? बाय द 1770s द रूरल इकोनॉमी ऑफ द बंगाल वाज शैटर्ड बिकॉज ऑफ मैनी फेमाइन्स एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। 77 का जो डेकेड था उसमें जो इकोनॉमी थी ना बंगाल की, वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो रही थी। तो इसके रीजंस क्या थे? फेमाइन और एग्रीकल्चर जो था वो फेमाइन्स की वजह से खराब हो जा रहा था, इस वजह से। तो द ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि ना एक रेवेन्यू, ठीक है, एक टैक्स फिक्स कर दिया सबके लिए, जो कि हर जमींदार को देना था। जमींदार का मतलब समझ लो कि जमींदार मतलब जो होता है ना बड़ा, ठीक है, बड़ा जमींदार होता है और उसके अंदर उसके नीचे बहुत सारे लोग जो खेतों में काम करते हैं। ठीक है, वो खेत उसके हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका बस काम यही था कि वो जो है ना टैक्स कलेक्ट करे उन फार्मर से, और वो टैक्स कलेक्ट करके किसको दे दे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे। इनका काम सिर्फ यही था। तो और इनको आप एक तरीके से मीडिएटर कह सकते हो। द एस्टेट ऑफ दोज हु फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ द फिक्स रेवेन्यू वर ऑक्शन्ड सो दैट द ड्यू रेवेन्यू मे बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। तो जो भी लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, मतलब जो जमींदार रेवेन्यू नहीं दे रहा था, है ना, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको इससे मतलब कोई नहीं था कि फार्मर दे रहे हैं कि नहीं है। उनको बस इस बात से मतलब था कि जमींदार हमें पैसे भेजते रहे, जो फिक्स अमाउंट है वो भेजते रहे, चाहे कैसा भी टाइम है। ठीक है, और जो आदमी, जो जमींदार ये पैसा नहीं दे पाता था तो उसका जो एस्टेट था, ठीक है, उसके जो अंदर की जमीन थी उसको क्या कर दिया जाता था? उसको बेच दिया जाता था ऑक्शन। ठीक है, जिससे जो वो रिकवरी अमाउंट है ना वो निकल जाए, ठीक है, जिससे वो अमाउंट रिकवर हो जाए। द मेन पर्पज ऑफ दिस मैनेजमेंट वॉज टू गेट अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। इसका मेन पर्पज क्या था? कि रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू हो गवर्नमेंट के खाते में। अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, इट वॉज नेसेसरी फॉर द जमींदार टू पे द रेवेन्यू पंचुअली। जैसे कि मैंने कहा कि इनको एक टाइम फिक्स दे दिया जाता था कि आज अगर 10 तारीख को रेवेन्यू देना है तो रेवेन्यू देना है। जैसे कि ईएमआई का इंस्टॉलमेंट जाता है तो उसमें डेट फिक्स होती है कि आज दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कल दो या परसों दो, उसका वो जो लेट चार्ज है वो लग जाता है। तो इसमें लेट चार्ज का भी कुछ नहीं था, इसमें सीधा ये था कि अगर दे दिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया तो आप अपनी जमीन खो दोगे। तो इनको पंचुअली देना पड़ता था। बट इसमें एक सनसेट लॉ था। सनसेट लॉ का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने अभी कहा कि 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख फिक्स हो गई कि 10 तारीख को आपको रेवेन्यू पे करना है। तो 10 तारीख को सनसेट से पहले आपको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। अगर सनसेट के बाद आप आए तो वो रेवेन्यू नहीं लेते थे और उसका जो एस्टेट था वो बेच दिया जाता था, ऑक्शन हो जाता था। बट अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ, इफ एनी जमींदार वॉज अनेबल टू पे द रेवेन्यू बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, देन जमींदारी वॉज बाउंड टू बी ऑक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिकवर द ड्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एक तो पहले फिक्स डेट होती थी और उस फिक्स डेट पे
सनसेट से पहले आपको रेवेन्यू जमा करना पड़ेगा। अगर आपने वो जो जमींदार है उसने रेवेन्यू जमा नहीं किया तो उसका जो एस्टेट था वो उसको ऑक्शन कर दिया जाता था, उसको बेच दिया जाता था। किस लिए? उसकी बोली लगा दी जाती थी। किस लिए? टू रिकवर द ड्यूज, जितने भी मतलब पहले के पैसे हुए वो बचे हुए उसको रिकवर करने के लिए। अब एक रीजन इसमें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अब जैसे हमने पढ़ा कि वो पे नहीं कर पाते थे जमींदार पैसे गवर्नमेंट को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो जमींदार थे वो पैसे नहीं दे पाते थे। तो वो क्यों नहीं दे पाते थे? ठीक है, तो ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे, रीजंस फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट्स बाय जमींदार, कि डिफॉल्ट क्यों हो जा रहा था पेमेंट का, जमींदार डिफॉल्टर क्यों थे। तो द इनिशियल रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज वेरी हाई, जैसे कि जो रेवेन्यू था ना वो बहुत ही हाई था। इट वॉज फिक्स फॉर ऑल टाइम टू कम, और ये पूरे साल के लिए एक बार अगर ये जो एक अमाउंट है ना वो पूरा हमेशा के लिए फिक्स हो जाता था। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसी भी फसल हो, हर फसल की अपनी कीमत होती है। चाहे ज्यादा पैसा कमा रहे हो चाहे कम, एक फिक्स अमाउंट है जो कि आपको देना होगा। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। द रेट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। जैसे कि मैंने कहा, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम होता था, मतलब जब आर्थिक मंदी होती थी, अब किसी को भी हो सकती है, जितने भी फार्मर थे उनको जब प्रॉब्लम होती थी पैसों की, तो इस वजह से वो खेती नहीं कर पाते थे, और खेती नहीं कर पाते थे वो जमींदार को पैसे नहीं देते थे, और जमींदार को दिक्कत होती थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने के लिए। और द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, ठीक है, इट हैड टू बी पेड पंचुअली इवन इफ द हार्वेस्ट वॉज नॉट सो गुड, ठीक है। अब उसको जो जैसे कि मैंने कहा कि ये पंचुअली इन्हें पे करना होता था। अगर पंचुअली इन्हें पे करना पड़ेगा, बेशक उनकी मतलब फसल जो है ना, प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो चाहे खराब हो, गवर्नमेंट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी उनको कोई भी मतलब नहीं था इससे। उसके बाद सनसेट लॉ एक रीजन था। अब मान लो सनसेट के बाद पैसे आ गए, लेकिन वो उसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। सनसेट से पहले एक ये भी इसका ड्रॉबैक था। द परमानेंट सेटलमेंट हैड रिड्यूस द पावर ऑफ जमींदार्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम रियॉट। रियॉट का मतलब आपको पता होगा फार्मर्स। द परमानेंट सेटलमेंट, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसने क्या किया, इसके वजह से जो जमींदार्स की जो पावर थी, ठीक है, वो रिड्यूस हो गई। जो उनका दबदबा था ना वो कम हो गया, क्योंकि वो जो भी पैसे ले रहे थे वो सीधे के सीधे पैसे जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जेब में। तो इसके रीजन आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि अभी हमने देखा कि पहले परमानेंट सेटलमेंट क्या था, उसके बाद जो डिफॉल्ट हो जा रहा था पेमेंट में, तो वो क्यों हो रहा था। अब हम ये देखेंगे कि अगर डिफॉल्ट हो भी जा रहा था, तो जैसे कि हर चीज का तोड़ होता है, ठीक है, इंडिया में, वैसे ही जैसे कि किसी जमींदार ने डिफॉल्ट कर दिया, वो पैसे नहीं दे पाए, चाहे कोई भी रीजन हो, तो अब उसको अपनी प्रॉपर्टी तो बचानी है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे बचाएगा वो हम पढ़ेंगे इसमें। हाउ जमींदार्स मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज, मतलब कैसे वो अपनी जो जमीन थी उनकी, उस पर अपना कंट्रोल रख पाते थे। दे अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ फिक्शियस सेल ऑफ लैंड, ठीक है, फिक्शियस सेल होता था झूठा। व्हेन अ पार्ट ऑफ देयर एस्टेट वाज ऑक्शन, देयर मैन bought the property by giving higher bids than other. Later on they refused to pay the money. ये जो था ना बिल्कुल मतलब झूठा, एक कह सकते हो कि ड्रामा चलता था सेल का, कि जैसे कि किसी एक जमींदार ने इस 10 तारीख को पैसे नहीं दिए, तो अब क्या होगा, उसकी जमींदारी बेची जाएगी, ठीक है। तो ऑक्शन होता था, तो दूर दूर से लोग आते थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपने जितने भी दोस्त थे, जो भी था, उसको बुला लिया और उससे कहा कि तुम ना सिर्फ वो लगाना, बोली लगाना, और ऊंची सी ऊंची बोली लगाना, ठीक है। वो ऊंची सी ऊंची बोली लगाता था, और जब सब चले जाते थे, जब पेमेंट करने की टाइम आती थी, जब वो कहते थे अब हमें लेना नहीं है, अब हमारा मन बदल गया, या फिर पैसे नहीं है, कुछ भी बोल के वो रिफ्यूज कर देते थे खरीदने से। तो क्या हुआ, क्योंकि अब सब चले भी गए तो अब कोई बचा ही नहीं, तो वो जमीन जो थी वो वापस उस जमींदार के पास पहुंच जाती थी, ठीक है। पहला ये था जिससे वो रिटेन कर पाते थे। उसके बाद दे क्रिएटेड हर्डल्स इन द पोजेशन ऑफ द लैंड इफ एनीवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द जमींदारी बॉट
एन एस्टेट एट एन ऑक्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो पोजेशन के टाइम में ना बहुत दिक्कत देते थे, अगर कोई बाहर का आदमी खरीद भी लेता था ना तो उसको वो देते ही नहीं थे। जैसे ही गवर्नमेंट जो जाती थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो वहां से जाते थे तो वो उनको भगा दिया करते थे। दे ट्रांसफर्ड सम ऑफ द एस्टेट्स इन द नेम ऑफ वुमेन एज द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन कुड नॉट बी टेकन ओवर। उसके बाद क्या करते थे, ये जो जमीन थी ना इनकी, ये किसके नाम पे कर दिया करते थे, महिलाओं के नाम पे। अपने घर में जो उनकी माताएं बहनें जो भी होती थी महिला, उसके नाम पे कर देते थे। क्योंकि उस टाइम पे भी ये रूल था कि अगर वो जमीन महिला के नाम पे तो वो बेशक उसने टैक्स नहीं दिया हो, ठीक है, बेशक उसने रेवेन्यू नहीं दिया हो, कोई बात नहीं, वो जमीन बेची नहीं जाएगी। एक रूल ये भी था। उसके बाद ये जो जमींदार थे ना, ये अपने साथ रखते थे लठियाल्स। द लठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार्स समटाइम्स अटैक द न्यू बायर। ये इनके साथ जो इनके चेले होते थे ना जमींदार्स के साथ, जैसे कि आपने देखा हो जो गांव में जमींदार होते हैं उनके नीचे वो होते हैं उनके जो बॉडीगार्ड कह सकते हो आप, तो वैसे ये लठियाल्स थे। मतलब लठियाल्स का जो अगर लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो जो लठ रखते हैं, ठीक है। तो ये जो लठियाल्स थे ना, ये क्या करते थे, अगर कोई बाहर का आदमी आता था या फिर कोई नया आदमी आता था जिनको मतलब जो इनके अपना नहीं होता था, ठीक है, जिनसे इनकी बातचीत नहीं होती थी, तो उनके पीछे ये लठियाल्स जाते थे और इनको ये मार मार के भगा दिया करते थे लठियाल्स। Sometimes the riot also resisted the entry of purchasers from outside, ठीक है। उसके बाद कितनी बार ऐसा भी होता था कि जो किसान था ना वो खुद ही मना कर दिया करता था कि जो बाहर का आदमी है ना वो नहीं खरीद सकता, ठीक है। अगर कोई खरीदेगा तो सिर्फ यहीं का आदमी खरीदेगा और बाहर का खरीद नहीं सकता, तो यहाँ का जो खरीदेगा वो बाद में फिर लेने से मना कर देगा। तो ये कुछ तरीके थे जिससे ये अपनी जमीन को वापस अपने पास वो बचा लिया करते थे, ठीक है। इन 4-5 तरीकों से ना वो अपनी जमीन बचा लिया करते थे। अभी तक हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रयोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। सिस्टम या फिर सेटलमेंट कह सकते हो। इसमें जो है ना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक मतलब पूरा चेन था, सबसे ऊपर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, उसके बाद बीच में मीडिएटर थे, वो कौन थे, वो थे जमींदार, और सबसे नीचे थे किसान। तो इसमें क्या हुआ, जो बीच के मीडिएटर थे ना मतलब जमींदार, उनको हटा दिया गया और सीधे जो थे ना गवर्नमेंट किससे टैक्स लेने लग गई, सीधे किसानों से। ऑल द मिडल मैन वर रिमूव। दिस सिस्टम वॉज बेटर देन द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये परमानेंट सेटलमेंट से बढ़िया था। इट इंक्रीज द राइट्स ऑफ फार्मर। उसके बाद जो फार्मर्स थे ना उनको भी अच्छा लगा इससे, ठीक है, क्योंकि उनकी जमीन उन्हीं पे रह रही थी। इट ऑल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट। इससे जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इनकम भी बढ़ा। इनफैक्ट द रयोतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एलिविएट द ड्रॉबैक्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। इसको इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था कि जो ड्रॉबैक्स थे ना परमानेंट सेटलमेंट के, उनको कम किया जाए। और उनको कम कैसे किया गया, रयोतवाड़ी सिस्टम को लाकर। अब एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन ऑक्शन ऑफ बर्दवान, ठीक है। ये आप देखोगे एनसीईआरटी में, जैसे आप एनसीईआरटी खोलते हो तो ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा टॉपिक है। ये जो है ना टॉपिक, ये कैसा है, जैसे कि हमने अभी फिक्शियस सेल के बारे में पढ़ा, वही टॉपिक है ये, है ना। ये बस एक एग्जाम्पल के साथ है, और वहां पे हमने सिर्फ ऐसे बोला था कि एक ड्रामा होता था और झूठी बोली लगाई जाती थी, सब कुछ झूठा होता था। तो यहाँ पे ये असलियत एक दे रखी है एग्जाम्पल के लिए। इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्दवान। इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट। ये एक बहुत ही बड़ा, ये 1797 में एक ऑक्शन था, कहाँ पे, बर्दवान में, और ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक इवेंट था, ठीक है। A number of estates held by the Raja of Bardwan were being sold. अब ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो राजा था, ठीक है, बर्दवान का, राजा मतलब जमींदार, ठीक है, तो जमींदार के जो एस्टेट्स थे, ठीक है, उसकी जो जमीन थी उसको बेचा जाना था। और द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू प्रैक्टिस इन 1793। जैसे कि हमने देखा 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट प्रैक्टिस में आ चुका था, और ये जो स्टोरी है ये 1797 की, उसके बाद की है। तो जो राजा था वो था जमींदार। एज पर द सेटलमेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट द रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच जमींदार। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में हमने पढ़ा कि एक
फिक्स रेवेन्यू था, जमींदार को भरना पड़ता था। और जो ये राजा था बर्दवान का वो नहीं भर पाया एक बार। तो द एस्टेट ऑफ दोज जमींदार्स वर अनेबल द एस्टेट ऑफ दोज जमींदार हु वर अनेबल टू पे वर ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। और जैसे कि मैंने पढ़ रखा है कि जो जमींदार वो पैसे नहीं दे पाता था तो उसकी जो जमीन होती थी उसको क्या कर दिया जाता था, उसकी बोली लगा दी जाती थी, उसको बेच दिया जाता था, जिससे वो जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाए। तो वैसे ही इस केस में हुआ कि जो बर्दवान के जो राजा थे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनकी जितनी भी जमीन थी उसको बेचा जा रहा था। और इसमें वही हुआ जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो फिक्शियस सेल, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ परचेजर्स केम टू द ऑक्शन टू बिड। बहुत सारे लोग आए, खरीदार बहुत सारे हैं, किसके लिए, बोली लगाने के लिए। और वो कौन थे, सारे के सारे खरीदार वो कौन थे, वो एजेंट थे किसके, राजा, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ परचेजर केम टू द ऑक्शन टू बिड वर द एजेंट्स ऑफ राजा। द परचेजर्स बॉट द लैंड ऑन द बिलीफ ऑफ देयर राजा। इन्होंने किस बिहार पे जमीन ली, किसके विश्वास पे, कि राजा के लिए ये जमीन हमें लेनी है, तो ये अभी बस हम बोली लगाएंगे और बाद में इसको हम देंगे ही नहीं। मोर देन 95% ऑफ द सेल इन सच ऑक्शंस यूज्ड टू बी फेक। और जैसे कि मैंने कहा कि ये नकली बोली लगाते थे और जब सब चले जाते थे उसके बाद ये पैसे देने से मना कर देते थे। और ऐसे ही बर्दवान में भी हुआ 1797 में। जो एक राजा थे वहाँ के जमींदार, वो वहाँ पे टैक्स नहीं भर पाए, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में, और जिस वजह से उनकी ज़मीन जो है ना बेची जाने लगी। और उन्होंने क्या किया, अपने एजेंट्स, अपने जितने भी उनके भरोसे वाले लोग थे उनको बुलाया और उनसे पहले तो बोली लगवाई और फिर पैसे देने से मना करवा दिया। और उस टाइम पे 95% ऑफ द सेल, ठीक है, मतलब सिर्फ ये नहीं, इनके अलावा जितनी भी ऐसी सेल होती थी, ऑक्शन होते थे, ठीक है, वो सारे के सारे 95% फेक ही होते थे। सिर्फ 5% ही रियल होते थे, 5% ही जमीन बेची जाती थी और कोई खरीद पाता था। नहीं तो ज्यादातर ऐसे ही होता था, या तो उसने अपनी घर में किसी के नाम पे उसने ट्रांसफर कर दिया महिला के, और या तो उसने लठियास के वजह से वो आए नहीं, ठीक है, खरीदार, नहीं तो उसने अपने बंदे खड़े करके खरीदी और बाद में खुद ही ले ली, ऐसा करता था। अब एक नया, जैसे कि हमने रेवतवारी सिस्टम पढ़ा, रेवतवारी सिस्टम के बाद एक नए लोग, ठीक है, एक नया क्लास कह सकते हैं आप, जिनका वो हुआ, ठीक है, राइज हुए, वो थे जोटेदार्स, ठीक है, राइज ऑफ जोटेदार्स। तो जोटेदार्स का मतलब हो गए रिच फार्मर, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। व्हेन द जमींदार्स वर इन क्राइसिस इन 18th सेंचुरी, जब ये रेवतवारी सिस्टम आ गया तो जो ये थे जमींदार, उनकी तो हालत खराब हो गई क्योंकि उनके पास पैसे बचे ही नहीं थे। इसलिए अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स कंसोलिडेटेड इट पोजीशन इन द विलेजेस ऑफ बंगाल। तो एक ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स मतलब अमीर किसान वर्ग एक निकला, ठीक है, और उन्होंने अपनी पोजीशन ली बंगाल में। द क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स केम टू बी नोन एज जोटेदार्स। और ये जो रिच पीजेंट्स थे ना, इनको क्या कहा जाता था, जोटेदार। जब आपको एक क्वेश्चन आएगा ना कि जोटेदार्स के बारे में लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है रिच पीजेंट्स। ये एक नया क्लास निकला था 18th सेंचुरी में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेवतवारी सिस्टम, और यही इसका आंसर होगा। दे हैड अ कंट्रोल ओवर अ वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। ये जो जोटेदार होते थे इनका कंट्रोल किस पे होता था, बहुत ही बड़े बड़े वास्ट एरिया ऑफ लैंड में, ठीक है। समटाइम्स दे इवन कंट्रोल ऑन मेनी थाउजेंड्स एकड़ ऑफ लैंड। हजारों एकड़ तक जमीन इनके कंट्रोल में होती थी। ये आप एक तरीके से इनको जमींदार के उसमें देख सकते हो, ठीक है, कि मतलब जमींदार का जो नया फॉर्म था ना वो जोटेदार हो गया, ठीक है, समझने के लिए। दे इवन कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। और ये जो लोकल ट्रेड मनी लेंडिंग जितना भी काम होता था ना उस एरिया का जहां पे रहते थे, वो पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में होता था एक तरीके से, क्योंकि ये वहां पे दबदबे में थे, ये इनका डोमिनेट करते थे वहां पे, ठीक है। दे एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन एंड हैड
बिकम मोर पावरफुल देन जमींदार्स। ये क्या करते थे, इनके पास बहुत पावर थी, जितने भी गरीब वो थे कल्टीवेटर्स, जितने भी गरीब किसान थे उनको अपनी जमीनों पे काम करवाते थे, और ये क्या हो गए, मोर पावरफुल हो गए, किनसे, जमींदार से। अब रीजन क्या थे, ठीक है, जिस वजह से ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे उस टाइम पे। द फॉलोइंग रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मतलब क्या रीजन थे जिन वजह से ये इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बन चुके थे उस टाइम पे, ठीक है। तो पहला रीजन हो गया, दे लिव्ड इन द विलेज, देयरफॉर दे हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन मैनी विलेजर्स, है ना। ये इसको आप सिंपली समझ सकते हो कि जो जमींदार होते थे ना, वो वहां उनके साथ नहीं रहा करते थे। मतलब कोई गांव है, उस गांव में वो नहीं रहते थे, वो गांव के बाहर या कहीं दूसरी जगह रहा करते थे। लेकिन जो ये जोटेदार थे वो उनके गांव के बीच में या फिर गांव में ही रहा करते थे। तो ये आम सी बात है कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे उन्हें। दे अपोज्ड द एफर्ट्स ऑफ जमींदार। उसके बाद अगर जमींदार कोई काम करता भी था तो क्योंकि ये ज्यादा पावर में थे उस टाइम पे, तो ये उनको करने ही नहीं देते थे। उसके बाद दे मोबिलाइज्ड रियोट्स टू डेलिबरेटली डिले पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार्स। उसके बाद ये जो है ना, सबको मिला के जितने भी जमींदार थे उनको मोबिलाइज किया करते थे, ठीक है, मतलब बरगलाया करते थे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो जानबूझकर पेमेंट ही ना दे जमींदार को, और जब जमींदार के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो पैसे देगा क्या, रेवेन्यू कहां से देगा, ठीक है। एक रीजन ये भी था। दे कंट्रोल द लोकल ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। उसका जो लोकल ट्रेड था, जो वहां का लोकल काम था, ठीक है, ट्रेड का छोटा मोटा, और जितना भी मनी लैंडिंग का काम था वो भी यही संभाला करते थे। मतलब किसी को अगर पैसे चाहिए तो वो उन्हीं से लिया करते थे, तो वो बात भी तो उन्हीं की मानेंगे, सीधी सी बात है। दे हैड अ कंट्रोल ओवर सेवरल एरियाज ऑफ लैंड। उसके बाद दे इवन परचेज्ड लैंड व्हेन एस्टेट्स ऑफ जमींदार्स वर बीइंग ऑक्शन्ड फॉर द फेलियर टू मेक पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। उसके बाद ये क्या क्या करते थे, एक तो इनका कब्जा तो जो होता था ना, वो बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे हुआ करता था। उसके बाद जब जमींदार, जैसे कि मैंने कहा कि ये टैक्स देने ही नहीं देते थे, मतलब किसान जब पैसे देगा नहीं तो जमींदार पैसा देगा नहीं, जब किसान जमींदार को नहीं देगा तो जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे नहीं पाएगा। तो क्या होता था, उनकी जो एस्टेट था, जो जमींदार के एस्टेट्स थे, वो उनका ऑक्शन होता था, ठीक है, उनकी बोली लगाई जाती थी, और वो बोली लगाई जाती थी और ये खरीद लेते थे, ठीक है, उनकी जमीन को भी ये खरीद लेते थे। दे हैड अ कंट्रोल ओवर सेवरल एरियाज ऑफ लैंड। इनके बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे कंट्रोल होता था, और दे इवन परचेज लैंड व्हेन एस्टेट्स ऑफ जमींदार्स वर बीइंग ऑक्शन्ड फॉर द फेलियर ऑफ मेक पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। और ये वो जमीन भी खरीद लिया करते थे जिसका वो रेवेन्यू नहीं भर पाते थे जमींदार, तो जमींदार की भी जमीन खरीद लेते थे। तो इसलिए जमींदार से ज्यादा पावरफुल थे उस टाइम पे, ठीक है। अब यहीं पे जोटेदार का क्वेश्चन खत्म होता है। ये पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जोटेदार का मतलब बताओ, ठीक है, कि राइज ऑफ, कि जोटेदार का उदय कैसे हुआ, मतलब राइज ऑफ जोटेदार के बारे में बताओ, ठीक है, कि जोटेदार कैसे एक सामने आए, ठीक है। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में इन्होंने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इनमें और जमींदार में क्या फर्क था, ये भी आ सकता है। या फिर ये आएगा कि जमींदार से ज्यादा ये पोजीशन में या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ये क्यों थे, तो ये भी आ सकता है। तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, द 5th रिपोर्ट, ठीक है। अगर आप इसको सिंपली समझना चाहो तो इसको 5th रिपोर्ट, ये क्वेश्चन आएगा कि आप ये जो 5th रिपोर्ट है इसको 5th रिपोर्ट क्यों कहा जाता है। तो ये आपको जैसे ही पहला पॉइंट पढ़ोगे वैसे ही आप समझ जाओगे। अ डिटेल्ड रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कब, 1813 में। और इट वाज द 5th report of the series of reports which were prepared on the activities and administration of the East India Company in India। ये क्या थी, क्योंकि ये 5th नंबर में थी, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका नंबर ही 5th था, इसलिए इसे 5th रिपोर्ट कहा जाता है। इट वॉज द 5th रिपोर्ट ऑफ द सीरीज, ठीक है। एक किसी भी सीरीज का जो 5वां नंबर था ना, वो ही इसका नंबर था, इसलिए इसे 5th रिपोर्ट कहा जाता है।
और ये किन के ऊपर बनाई गई थी? विच वर प्रिपेयर्ड ऑन द एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या एक्टिविटीज है, ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, उन सब पे ये रिपोर्ट बनाई गई थी। और सो इट वॉज रेफर्ड एज फिफ्थ रिपोर्ट और इट कंटेन्ड 1002 पेजेस, ठीक है, इसमें 1002 पेज थे। और इसको फिफ्थ रिपोर्ट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये फिफ्थ नंबर में थी और ये बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट थी। किन के ऊपर बनाई गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में जमा हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बनाई गई थी। अब ये बनाई क्यों गई थी उसके बारे में अभी हम देख लेंगे, और ये क्रिटिसाइज भी होती है रिपोर्ट, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। इट जनरेटेड अगेन द रिक्वेस्ट ऑफ जमींदार एंड रेड्स ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट। ये किनके रिक्वेस्ट पे बनाई गई? जो जमींदार थे, क्योंकि उनकी जमीन जा रही थी, और जो किसान थे वो भी परेशान थे, और जो कुछ कलेक्टर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, उनके कहने पे ये रिपोर्ट बनाई गई। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो देखते हैं कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना इंडिया में, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो प्रॉफिट बनाए। और वो प्रॉफिट किसके लिए बनाए? अपने लिए तो बनाए ही बनाए, साथ में ब्रिटेन के लिए भी बनाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई तो उसने प्रॉफिट तो बहुत बनाया, लेकिन सिर्फ अपना बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटेन को उसने एक तरीके से साइड लाइन कर दिया। तो इसी वजह से ब्रिटेन के जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से परेशान थे, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल इन ब्रिटेन वर नॉट हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी खुश नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी के परफॉर्मेंस से, आप कह सकते हो। दे अपोज्ड द मोनोपोली ऑफ एंजॉयड बाय द EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। वो भी ये उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि EIC जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो ट्रेड हो रहा था इंडिया और चाइना, वो जो ट्रेड कर रहा था इंडिया और चाइना के साथ, ठीक है। उसके बाद मेनी ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन द कंपनी ट्रेड इन इंडिया। जैसे कि मैंने कहा कि वो प्रॉफिट बहुत बनाते थे और इनको जो है ना बिल्कुल भी शेयर नहीं मिलता था, ठीक है। दे एम्फसाइज्ड दैट द इंडियन मार्केट शुड ओपन फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ही प्रॉफिट बना रही थी और किसी और को, कंपटीशन को आने ही नहीं दे रही थी। अब चाहे वो कंपटीशन उन्हीं के देश के थे, ठीक है, वो किसी को भी आने नहीं दे रही थी, वो खुद अपना प्रॉफिट कर रही थी। तो इस बात पे भी उन्होंने जोर दिया कि जो इंडिया का मार्केट है वो सबके लिए खोल दो, जिससे ब्रिटिश के जो और ट्रेडर है, ठीक है, मतलब ब्रिटेन के जो और ट्रेडर हैं, ठीक है, वो भी वहां पे जाके ट्रेड कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसके बाद दे हाईलाइटेड द मिस रूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें मेन हाईलाइट क्या था? इसमें ये हाईलाइट कर रखा था कि कैसे EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मिसरूल कर रही है इंडिया में, और माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे झोलमाल कर रही है और अपना फायदा कर रही है, ठीक है, ये इसमें था। उसके बाद एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड सेवरल एक्ट्स इन द लेट 18th सेंचुरी टू रेगुलेट द कंट्रोल रूल ऑफ EIC। उसके बाद आखिरी में 18th सेंचुरी में बहुत सारे एक्ट्स पास हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिससे उन्होंने EIC को अपने अंदर करने की कोशिश करी। इट इवन आस्क्ड द कंपनी टू सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद इन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुए उसमें से ये भी, उस पार्लियामेंट में ये भी कहा गया कि जो ये है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्हें अपनी रेगुलर रिपोर्ट या फिर इन्हें रेगुलर अपडेट देना पड़ेगा हमें, ठीक है, अगर इन्हें काम करना है तो, नहीं तो ये सारे के सारे हमारे कब्जे में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग, जैसे कि आपको पता है कि हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनके नेचर में ही क्रिटिसिज्म रहता है, तो वैसे ही इस रिपोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया। तो वो किन किन पॉइंट्स पे किया गया ये हम देख लेते हैं। इट हैड मेनी अनकन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, ठीक है। इसमें मतलब ऐसे कह सकते हो कि पूरे अच्छे से जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना वो सही नहीं थे, या फिर एविडेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। उसके बाद द कंपनी डिड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू पंचुअली, जैसे कि हमने कहा कि अब जब जमींदार देगा ही नहीं पैसे तो कंपनी पे पैसे कहां से आएंगे, तो इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया गया इस रिपोर्ट में कि जो ये EIC है ना ईस्ट इंडिया कंपनी,
वो पंचुअली रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करती। उसके बाद इज इट एग्जैजरेटेड द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पावर, और इनके वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना जमींदारी का, वो भी कोलैप्स हो गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है जिन पे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा कि आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में इसके बाद 2 यूनिट है, यूनिट 3 और यूनिट 4, बट इस साल सीबीएसई ने वो यूनिट 3 और यूनिट 4 हटा दिया है आपके सिलेबस से। आपको बस इतना ही पढ़ना है। आप यूट्यूब पे और लोगों की वीडियो देखोगे तो उन्होंने पूरी वीडियो बना रखी है सिर्फ वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि यूनिट 3 और यूनिट 4 हटा दिया गया है, और वो हटाकर ही मैंने ये वीडियो बनाई है, और इसका प्रूफ आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा, और इसका जो पीडीएफ है सीबीएसई का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन चेक, एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।